अब देखो इधर हो, इधर पहली बात तो कोई कल नहीं था ना, कल मतलब परसों नहीं था, तो उसकी समझ में थोड़ा कम आएगा ये, और हो सकता ना भी आए। हाँ, क्योंकि ये इसका सेकंड पार्ट है, अगर किसी को पता हो तो। पहला पार्ट इसका हो चुका है, कौन सा वाला था? अवतल वाला था, ठीक है जी। ये उत्तल वाला है, लेंस नहीं है, अब ये पृष्ठ है, लेंस अभी बाद में आएंगे। तो याद रखना, इधर जो है ना पूरी की पूरी वायु है, सुनो इधर, इधर पूरी की पूरी वायु है, और इधर पूरे का पूरा कुछ जल या शीशा समझ लोगे, पूरा शीशा है। ये मत सोचना सिर्फ इतना है, इधर सारा एरिया जितना भी है वो सब शीशे वाला है। इधर को बैठ जाओ, ये कोई बात है। चलो फिलहाल अब सुन लो एक मिनट। अरे भिन्न बनाने से फायदा क्या है अभी? अब देख लो जरा, ढंग का आर्टिकल है, बेकार पे ढंग हो जाओगे तुम। इधर देख लो, बार बार नहीं कहूँगा मैं कि चुप जाओ। अब ये है क्या कि इस पृष्ठ से u दूरी पर एक वस्तु O स्थित है, एक वस्तु O स्थित है। इससे चलने वाली प्रकाश किरण अविलंब CN की ओर झुक जाएगी। जानी तो यहाँ से चाहिए थी, लेकिन कैसे जाती है? ये इधर को हो जाती है, थोड़ी झुक जाती है इससे। जब अविलंब की ओर को झुक गई है, जब अविलंब की ओर झुक गई तो मुख्य अक्ष पर ये I बिंदु पर जाकर काटती है, जहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बन जाता है, ठीक है जी। यहाँ इसका प्रतिबिंब बन गया, जब यहाँ प्रतिबिंब इसका बन गया तो अविलंब हमारे पास ये है, प्रतिबिंब वाली रेखा ये है, वस्तु वाली रेखा ये है। अब जो ये आपतित किरण होती है, जो जा रही होती है, आपतित किरण अविलंब से कोण बनाती है ये I, समझ लो। चाहो तो हम इसे यहाँ भी बना सकते हैं कि अविलंब से आने वाली किरण जो अविलंब से I कोण बनाती है, जितना कोण ये होगा इतना ही कोण हमारा ये होगा, आपतित किरण अविलंब से। तो ये यहाँ से बनाएगी। नियम पता है ये वाला, जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा। तो ये कोण I है तो ये वाला कोण I होगा। तो जैसे ये कोण I है ना पूरा यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक I होगा। अब ये जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण अविलंब से R कोण बनाती है, ठीक है। वस्तु रेखा, अविलंब और प्रतिबिंब रेखा, ये अल्फा बीटा गामा इस तरीके से कोण बनाती है। पहले वाले चित्र में बनाया था हमने। इसकी हम थोड़ी देर के लिए ऊंचाई मान लेते हैं, मतलब अविलंब डाल देते हैं ताकि हम इसका संपूर्ण बना सकें, ठीक है। तो अब हम एक एक करके त्रिभुज ले रहे हैं। एक बार त्रिभुज लेंगे अल्फा वाला, एक बार त्रिभुज लेंगे बीटा वाला, एक बार त्रिभुज लेंगे गामा वाला, ठीक है। ये 3 त्रिभुज हैं। लेकिन उससे भी पहले एक नियम तो मैं कल उस दिन बताया था कि किसी भी त्रिभुज में बाहर वाला कोण जो होता है, बाहर वाला कोण, क्योंकि ये x है, अंदर वाले कोण जो वो y और z है, तो बाहर वाला कोण जो होता है ना, वो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। बाहर वाला कोई सा भी कोण हो, चाहे यहाँ का देख लो तुम, अगर यहाँ वाला कोण ये x है तो फिर इसे छोड़ के तो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। एक अन्य दो कोण होते हैं। और इसमें हम नियम क्या लगा रहे हैं? हम नियम लगा रहे हैं पहले, सबसे पहले इसमें त्रिभुज O, ये देखना ना I है, I जो I वो किन किन के बराबर होगा? तो त्रिभुज ONC में ले रहे हैं, बाहर वाला कोण होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये वाला जो है बाहर वाला कोण इसके और इसके योग के बराबर होगा। और इसमें देख लेंगे, इसमें ये वाला कोण जो होगा बाहर वाला कोण वो इसके और इसके योग के बराबर होगा, त्रिभुज इस वाले में। तो बाहर वाला कोण ये त्रिभुज ऐसा नजर आएगा तुम लोग। तो ये जो है ये गामा है, ये R है और ये बीटा है। तो गामा जो होगा ना वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, ऐसे जो लिखने लगे इसमें। तो अब देखो एक करके हम इसमें कोण के मान निकाल रहे हैं, सही से आज तक रहना जरा। सबसे पहले त्रिभुज ले रहे हैं हम ONC में, कोण I जो है I, तो I जो है तो अंदर वाले कोणों के बराबर होगा अल्फा प्लस गामा के। गामा की लाइन तो कुछ सही हो सकती है, याद रखना। इसमें I का मान निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक निकला हुआ है, समय का नंबर 1 बन गया। अब हम लेंगे त्रिभुज CNI में, CNI। अब CNI में जब हम लेंगे तो जी गामा बराबर जो होगा वो R प्लस, ठीक है, यहाँ से R का मान निकालने की जरूरत पड़ेगी सही का नियम लगाने के लिए। R बराबर गामा माइनस बीटा करने का नंबर 2। I और R के मान हमें मिल गए। अब ये I और R के मान जो हम स्नेल के नियम में लगाने वाले हैं। तो देखो सर, हम कहेंगे स्नेल के नियम से
देखो स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। पीछे वाला को दिख रहा है। अब हम क्या लिखेंगे इसके जस्ट बाद में लाइन कि अगर जो कोण बहुत छोटे हैं तो हमें आई और आर लोग है क्या, तो देखो सर कोण बहुत छोटे हैं तो आई और आर के जो मान है ना, ये साइन ये इसमें से आगे से हट जाते हैं और हम ऐसे लिखेंगे यदि कोण बहुत छोटे हैं तब साइन आई बराबर आई हो जाता है और साइन आर बराबर आर हो जाता है। तो हम इसमें लिख देंगे, देखो सर आई अपॉन आर बराबर समीकरण नंबर 3 से लिख देंगे कि आई अपॉन आर बराबर आ जाएगा n2 अपॉन n1। आई और आर के मान हमारे पास हैं, समीकरण 1 और 2 से लगा रहे हैं हम। आई का मान है ये अल्फा प्लस गामा बटे आर का मान है गामा माइनस बीटा बराबर n2 अपॉन n1। फिर से गुणा कर देंगे तो अल्फा प्लस गामा n1 बराबर n2। फिर से गुणा कर देंगे गामा माइनस बीटा। अब यहाँ का हमारा ये पेज फंस जाता है कि हमें अल्फा गामा बीटा के इनके मान चाहिए होते हैं। तो इसे तो मान लो तुम समीकरण नंबर 4। अब हमें अल्फा बीटा गामा के मान निकालने, तो अल्फा के लिए अल्फा वाला कोण लेने वाले हैं हम यहाँ से। ये समकोण तो सबके लिए काम करेगा, ये वाला लंब, ये वाला कोण अलग लेंगे, मतलब ये वाला त्रिभुज अलग लेंगे, ये वाला पूरा त्रिभुज अलग लेंगे और ये वाला त्रिभुज अलग लेंगे। 3 अलग अलग त्रिभुज लेने हमें अल्फा बीटा गामा के मान निकालने होंगे। तो जी यहाँ से निकालने देखो मान हम क्या हम कहेंगे, त्रिभुज ओ एन एम में tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब है इसमें एन एम माना था या एम एन माना था पहले, एन एम माना है, एन एम अपॉन ओ पी। ज़्यादा ना हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक से वर्ड रहे तो ताकि तुम्हें ध्यान भी अच्छा रहेगा जब एग्ज़ाम में लिखोगे तो, ठीक है जी। तो एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा ध्यान रहता है एन एम या एम एन। इसके बाद अभी हम किसी का मान नहीं लगा रहे हैं। इसके बाद आ जाता है त्रिभुज यहाँ जाएगा एन एम आई में, या कैसे ले सकते हैं एम एन आई में बीटा ले रहे हैं हम। tan बीटा बराबर यह है लंब और यह आधार, यहाँ आ जाएगा एन एम अपॉन एम आई और ये त्रिभुज आपके ले रहे हैं हम इसमें, ठीक है जी। तो जी आ जाएगा हमारे पास एम एन सी में, यहाँ जाता है हमारे पास ये एन एम और यहाँ सी एम। तो tan गामा बराबर एन एम अपॉन सी एम। देखो हमारे पास ये अल्फा के लिए भी आ गया, बीटा के लिए भी आ गया, गामा के लिए भी आ गया, तीनों के लिए हमारे पास ये मान है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ हमारे पास सिर्फ अल्फा है और यहाँ tan में है, ठीक है जी, यहाँ अल्फा tan में। तो अब हमें क्या करना है, कोण बहुत छोटे हैं तो फिर वही कहानी लिखनी है, इनके आगे का अल्फा बीटा गामा ले लेना है। और दूसरी बात, अब यहाँ चिन्ह परिपाटी लगानी है। पूरे के पूरे प्रकाश वाले चैप्टर में जितने हमारे पास पहले दूसरे ये 12, 13, 14, 15 तक चल रहे हैं, चिन्ह परिपाटी हर किसी में लगेगी, ये मैंने पहले ही बताया था। तो हम कहेंगे यदि कोण बहुत छोटे हैं, छोटे हैं तब चिन्ह परिपाटी से दो काम एक साथ ही कर रहे हैं हम। tan अल्फा बराबर तो अल्फा हो जाता है,
और अल्फा की जगह एम एन की जगह क्या हो जाएगा एच। ओहो, अरे रुक तो जाओ इंतजार तो करो, ठहरे गलत तुम्हारे। एक लाइन रह गई क्या? क्या है? ये देखो इधर, हम यहाँ से हम लिखे ना ओ एम, ठीक है ना जी। तो ये ओ एम नहीं था पहली बात, तो ये ओ पी है। और देखो इधर, हाँ वही है। देखो हमारे पास जितनी भी दूरी है ना, जितनी भी दूरी है वो नापी जाती है पी से। ये है आर, ये है बी। अब ये सारी चीज़ें हिंदी में आ जाएंगी तुम्हारे पास। वस्तु की दूरी हमेशा यू ली जाती है, प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बी ली जाती है, और केंद्र से दूरी हमेशा त्रिज्या ली जाती है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है जी। ये तीन अलग अलग मान हैं। अब तीन अलग अलग मान जो ना वो पी से नपे हुए हैं, लेकिन हमने जो त्रिभुज लिया है वो हमारा त्रिभुज एम से है। एम से हम कोई सा भी मान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यदि पृष्ठ बहुत छोटा है तो एम जो होगा पी के निकट होगा। तो आप सारी दूरियाँ आएंगे। कोई कहे पहले पी ले लेते, अगर हम पहले पी ले लेते तो फिर ये त्रिभुज नहीं बनता, क्योंकि ये वक्र होता है, थोड़ा सा गोलाकार होता है। तो गोलाकार त्रिभुज होता नहीं है, इसलिए हमें सीधा लंब डालना पड़ता है। लंब बस थोड़ी देर के लिए होता है इसके मान निकालने के लिए। उसके बाद एम को हम पी ही मान लेते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे, यदि देखो इधर, यदि पृष्ठ उत्तल पृष्ठ बहुत छोटा है तब बिंदु M जो होगा ना P के बहुत ज़्यादा निकट होगा। तब बिंदु M बिंदु P के अत्यंत निकट होता है। बिंदु P जो ये जो होगा M, वो P के अत्यंत निकट होगा। अब जहाँ जहाँ हमारे पास M है हम उसकी जगह P लिख देंगे। तो देखो क्या क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर जो होगा वो NM अपॉन OM की जगह OP आ जाएगा। tan बीटा बराबर NM ये MI। tan गामा बराबर M नहीं आएगा PI, और जहाँ जहाँ C है तो ये CP। जहाँ जहाँ M है नीचे वालों में, जहाँ जहाँ आधार M है तो उसकी जगह P आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ से ना, ये हमारे पास OP था, ये OM था, तो यहाँ OP हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये MI था तो यहाँ PI हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास CM था तो CP हो जाएगा। ठीक है इतना। अब देख लो जी, वो वाली लाइन जो हमने पहले लिखी थी वो अब लिख देंगे। यदि कोण बहुत छोटे हैं तब चिन्ह परिपाटी से यदि कोण बहुत छोटे हैं तो चिन्ह परिपाटी से, और चिन्ह परिपाटी ये है कि tan अल्फा बराबर अल्फा, ये tan अल्फा बराबर अल्फा, और NM की जगह तो आ जाएगा ये H, और OP की जगह क्या आ जाएगा U। सही है, माइनस का U, क्योंकि इधर की सारी दूरी जो होती हैं वो सब माइनस में ली जाती हैं, इधर की प्लस ली जाती हैं। अब ऐसे ही tan बीटा बराबर जा जाएगा, वो बीटा आ जाएगा, और H अपॉन हाँ जी B, और B अब क्या रहेगा प्लस में। tan गामा बराबर गामा, और यहाँ आ जाएगा H, और यह आ जाएगा R। तो हमें अल्फा बीटा गामा तीनों के मान मिल गए हैं। उठाकर हम समीकरण नंबर 4 में लगा देंगे। जब 4 में लगा देंगे तो हम कहेंगे देखो इधर समीकरण 4 में कहाँ मिलने लग रहा है यार, चार में मान रखने पर, चलो फिलहाल जिसकी थोड़ा थोड़ा
समझ में आता है, उससे तो हर तरीके के ब्लर में आता है। देखो सर ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं हम, अल्फा बीटा गामा के मान जो ना वो हम यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो देखो इधर अल्फा की जगह क्या आने वाला है, ये है अल्फा, और उसकी जगह आ जाएगा एच अपॉन माइनस के यू, और जी प्लस गामा की जगह आ जाएगा एच अपॉन आर, और यहाँ आ जाएगा N1 बराबर यहाँ आ जाएगा N2, और जी गामा की जगह आ जाएगा एच अपॉन आर माइनस एच अपॉन बी। ये हो गया जी। अब इसमें दो काम एक साथ करने वाले हैं, क्या, एन के तो गुणा करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे, तो एच इसमें से कॉमन ले लेंगे, N1 अपॉन यू प्लस N1 अपॉन आर माइनस है यार, ध्यान से देखो, एच माइनस ले लें, थोड़ा पिछला वाला धोखा लग रहा है वो, कोई बात नहीं, वो थोड़ा थोड़ा दिमाग पर छपा रह जाता है। ये अब इसमें से एच जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा N1 अपॉन यू प्लस N1 अपॉन आर बराबर N2 अपॉन आर N2 अपॉन बी। अब क्या करेंगे, आर आर वाले एक साइड ले जाएंगे और ये इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस वाला जो है तो प्लस हो जाएगा आके N2 अपॉन बी माइनस के N1 अपॉन यू बराबर यहाँ N2 अपॉन आर ये वाला है, N1 वाला उधर माइनस में चला जाएगा, आर एलसीएम ले लेंगे, N2 माइनस N1 और यहाँ N2 अपॉन बी माइनस के N1 अपॉन यू, और ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है इतना। एक कभी कभी इसमें 1 1 2 2 खत्म करके ना सीधा नॉर्मल एन ही दे देता है, तो हम कह देंगे कि यदि पहला माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम एन अपवर्तनांक वाला है, एन अपवर्तनांक वाला है, देखो क्या तब क्या चेंज हो जाएगा, तब पहला माध्यम जो है ना उसकी जगह तो 1 आ जाएगा और दूसरे माध्यम की जगह कोई एन अपवर्तनांक आ जाएगा। पहले माध्यम वायु का अपवर्तनांक 1 होता है, ये दोनों मान यहाँ लगा देंगे हम, तो एन अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर एन माइनस 1 अपॉन आर। यहाँ होता है तुम्हारा कंप्लीट उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में कभी उत्तल पृष्ठ के लिए ढूंढो कि उत्तल पृष्ठ, ठीक है जी, क्वेश्चन आएगा गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, या गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जुड़ा हुआ आएगा पूरा, अकेले में नहीं आएगा। तो जो हिंदी लिख लेंगे इसकी, माना, हाँ जी क्या हो गया, हाँ आंसर दोनों में सेम आएगा, आंसर कोई चेंज नहीं है, आंसर दोनों में सेम आएगा। ऐसा है कि ना हर एक आध साल छोड़ गए या कभी कभी तो लगातार है, जब अनसॉल्व पेपर देखोगे ना अपने आप दिख जाएगा तुम्हें कितना आएगा। कोई बात नहीं, तुमसे पूछ के बना रहे हैं किससे मजाक भी कर लें यार कभी कभी। देखो माना एक उत्तल पृष्ठ, माना एक उत्तल पृष्ठ, माना एक उत्तल पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ S1P/S2 ऐसे लिखना, S1P/S2, S1P/S2 है, S2 है जो क्या हो गया, S2 है जो दो माध्यमों को पृथक करता है, जो दो माध्यमों को पृथक करता है, जिनके अपवर्तनांक
N1 व N2 हैं जिनके अपवर्तनांक N1 व N2 हैं। देखो इधर ये ब्रैकेट में लिख देना, N1 जो है वो छोटा है N2 से, ब्रैकेट बंद। इस लाइन में लिखता हूँ N2 है। एक वस्तु, फुल स्टॉप लगा लिखो, एक वस्तु इस पृष्ठ से, क्या लिखना, एक वस्तु तो ओ लिख देना, एक वस्तु ओ इस पृष्ठ से, अरे वो तो आ जाएगा यार, क्यों देख रहे हो। हाँ काट दो, सब फाड़ दो पेपर ऊपर को, एक साथ ऐड करना है। एक वस्तु ओ इस पृष्ठ से बाईं ओर, हाँ इस पृष्ठ से बाईं ओर U दूरी पर स्थित है। इस पृष्ठ से बाईं ओर U दूरी पर स्थित है, U दूरी पर स्थित है। क्या रह गया, बाईं ओर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब दूसरे माध्यम में, जिसका प्रतिबिंब दूसरे माध्यम में बिंदु I पर बनता है, बिंदु I पर बनता है, जिसकी दूरी पृष्ठ से, बिंदु I पर बनता है जिसकी दूरी पृष्ठ से V है, जिसकी दूरी पृष्ठ से V है, पृष्ठ से V है, पृष्ठ लगा लेंगे। यदि इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण I तथा R है, तथा वस्तु रेखा कोमा प्रतिबिंब रेखा, तथा अभिलंब के क्षैतिज से बनने वाले कोण, अल्फा कोमा बीटा तथा गामा है। अल्फा कोमा बीटा क्षैतिज से बनने वाले कोण अल्फा कोमा बीटा तथा गामा है। तब जो है ना, शुरू से शुरू हो जाओ, ONC में क्या शायद आप करवाने की जरूरत नहीं, कौन सा मेरे पास आ गया कोई। हाँ जी, अब बाद में करनी, देखो नजर, हेडिंग है विशेष स्थिति। कहाँ लिखा है विशेष स्थिति यार, देखो एक नियम सुन लो जरा, ये दर्पण पढ़ाते तो उसमें पहले लिखवा देते हैं, मुझे बीच में जरूरत पड़ती है, इन्होंने तो आधा दिन कुछ से कुछ निकाल दिया। एक नियम ये सुनो कि अगर वस्तु
अरे सुनो इधर, वस्तु अनंत पर रखी है, वस्तु अनंत पर रखी है, तो उसका जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब वो फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ऐसा करके लिख देना। और अगर वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पर बनेगा। अरे लिखा हुआ तो है, वो अपने हिसाब से लिख लेना। तो दोनों समझ में आ गया, दोनों वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है जी। तो स्थिति नंबर हमारी ये है यदि वस्तु यदि वस्तु फोकस पर रखी है, अरे सुन लो इधर, यदि वस्तु फोकस पर स्थित है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। देखो कैसे, अर्थात करके हम पहले बता दें क्या है कि वस्तु की दूरी हमेशा u से ली जाती है। अगर u बराबर f होगा तो b बराबर क्या होगा, अनंत। गोलीय अपवर्तन के सूत्र से, सूत्र यह है n/b माइनस 1/u बराबर n-1/r। लगा देंगे यह वैल्यू, n/b की जगह कितना आ जाएगा, अनंत, माइनस, हाँ इसकी जगह ना वो वाला फॉर्मूला लगाओ, n2/n1। हम अपवर्तनांक के हिसाब से लगा रहे हैं ना, दोनों ओर का अपवर्तनांक अलग अलग है। तो देखो इधर n2 अनंत आ जाएगा, n1 क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, बराबर n2 माइनस n1/r। किसी ये तो जीरो हो जाएगा, किसी को अनंत से भाग करते हैं जीरो हो जाता है, पता है, माइनस के n1/f, और यह हो जाएगा n2/n1/r। क्या हो गया, हमारे पास ये जो है ना n, ये जैसे n1 है तो इसे f1 कर देंगे पहले, उसके लिए स्थिति नंबर आ गई 1। अब सेकंड स्थिति देखो इधर, जब वस्तु, कहाँ भाई, जब वस्तु, तो फोकस तो पहले हो गया, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पर बनता है। अर्थात, और अर्थात में आ जाएगा ये कि वस्तु जो है वो अनंत पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका, फोकस पर। अरे 1 और 2 क्या वैसा भी कर देंगे, देखो अभी तो तब n2/b माइनस n1/u बराबर n2/n1/r। देखो यहाँ n2/b की जगह लिख देंगे हम f माइनस n1 अनंत बराबर n2 माइनस n1/r। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से मान लगा दो, देखो भाई समीकरण 1 से इसका पूरे का मान ये है, यहाँ लगा देंगे n2/f, f2 कर दो यार, बराबर इसकी जगह क्या आ जाएगा n1/f1 माइनस में, इसका मान उठा के हमने ये वाला लगा दिया। तो ये सीधा सीधा है, इससे अब नीचे ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओ, या कैसे भी कर दो। इसे कर देंगे n2/n1 बराबर माइनस के f2/f1। ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, सिद्ध करना आ जाता है डायरेक्ट, के सिद्ध कीजिए कि ये बराबर ये या ये बराबर ये, ऐसा हो गया। तो f1 इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसे पलट के, कभी कभी दिमाग घूम जाए तुम्हारा,
एक ही रूप है सब ये। इसे पलट दिया हमने तो ये ऊपर गया तो फिर ये भी ऊपर जाएगा, सीधा हाथ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये उतार देंगे विशेष स्थिति में। ये तब करना है जब वो ये सिद्ध करवाए। चलो अभी तो और लिखा जाएगा। अभी हम लेंस पर पहुंचे नहीं है, अभी हम अपवर्तन ही पढ़ रहे हैं। करेंगे, देखो देखो नहीं, चित्र बनाएंगे। अब इधर इधर, अरे देखो यार, वो देखो इधर हेडिंग है तुम्हारे पास क्रांतिक कोण। अब देखो बोलना नहीं इधर, क्रांतिक कोण इसमें उल्टा लिया जाता है। ऊपर लिया जाएगा सघन माध्यम, नीचे लिया जाएगा विरल माध्यम। ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम। अब सुन लो भाई, होता क्या है कि नियम तुम्हें याद होगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो वो अविलंब से दूर जाती है, पास नहीं आती है, दूर जाती है। तो हमने प्रकाश किरण जो है वो यहाँ से भेजी और वो अविलंब से दूर चली गई। ठीक है जी। और ये है आपतन कोण आई और ये है अपवर्तन कोण आर। अब अगर जो हम इस प्रकाश किरण को थोड़ा सा और इधर कर दें, मतलब ऐसे कर दें, तो ये वाली किरण और इधर चली जाएगी। ऐसे करेंगे मतलब और इधर चली जाएगी। तो अगर हमने इसे थोड़ा सा अब इसे यहाँ से अगर हम इसे करेंगे ना, तो ये यहाँ चली जाएगी 90 पर, 90 पर। तो क्या होता है कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। IC से आपतन कोण जो होता है ना, वो आपतन कोण ही क्रांतिक कोण होता है, लेकिन शर्त ये होती है कि ऐसा आपतन कोण होना चाहिए जो विरल माध्यम में 90 डिग्री का कोण बना दे। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यार किरण और झुका देते तो क्या होता, किरण और झुकाते तो ये किरण जो होती है वो और इधर चली जाती। अब इस किरण को दिखाओ तुम यहाँ से और दिखा दो ऐसे। ये है आपतन कोण जो है ये I, ये अधिक है क्रांतिक कोण से। अगर क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर प्रकाश से कोई किरण आपतित की जाती है तो वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ये अगला हेडिंग आएगा तुम्हारे इसके बाद, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह है क्रांतिक कोण जिसके लिए 90 डिग्री कोण हो जाता है। और ये तो नॉर्मली घटना होती है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विलंब में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। ठीक है जी। तो अभी तीनों जो है चित्र बना लो, परिभाषा एक करके तुम्हारी कल आ जाएगी। चित्र बना लो, चित्र बना लेंगे चित्र।